हो गया लाइव। Hello everyone, good evening all of you, very good evening to everyone. So I hope I am clearly audible as well as visible to everyone. Please acknowledge in the chat section first so that I can proceed with the class. All right, so just do let me know if I'm audible. All right, all good at my side, great. So now first of all, before we begin with this session, I just want to share certain things with you. First thing first, आज की जो ये क्लास है, this would be the very first class for Prarambh 2028 batch, and from today onwards we'll be on a journey जहां पे हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से. In this primary semester, we are going to talk about the aspects related to the basics of geography. What exactly this subject is all about? इसको कैसे डील करना है हमें, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलें तब हमारे पास एक रबस्ट अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी ऑफ थॉट हो कि कैसे ज्योग्राफी को डील किया जाएगा जब हम अपने फाइनल दिन यानी कि प्रीलिम्स और मेंस वाले दिन इन क्वेश्चंस को एनकाउंटर करेंगे. सो शुरुआत करते हुए सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम है दीपेंद्र ढींगरा एंड आई विल बी टेकिंग योर बैच ऑफ ज्योग्राफी एज वेल एज एनवायरमेंट here in this Prarambh batch, and it is my privilege and an honor also to teach such enthusiastic students like you, and I would rather be able to, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको आपकी उम्मीदों तक, आपकी जो सपने हैं उनको साकार करने में मेरा भी एक छोटा सा योगदान हो. चलिए, so without any delay, let's first start what exactly this subject is all about, and in this entire 2024 days of NCERT Foundation what we are going to cover. सबसे पहली चीज जो मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूं यहां पे, what we will cover in these classes, what we will cover basically in this segment or in this semester, we are going to make our foundation. अब हमें अपना जब फाउंडेशन बनाना है तो इस फाउंडेशन के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आवर एनसीईआरटी. और जहां तक ज्योग्राफी का सवाल है, हमेशा ये बोला भी जाता है कि रेफरेंस बुक्स ज्यादा काम नहीं आती हैं जितना ज्यादा योगदान, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन एनसीईआरटीज का रहता है. अगर हमारी एनसीईआरटीज पे पकड़ बहुत ही स्ट्रांग है तो इवेंचुअली वी विल बी एबल टू मार्क आंसर्स करेक्टली इन द फाइनल एग्जाम. अब ये एनसीईआरटीज जो हैं, इसमें भी दो तरीके का एस्पेक्ट हमें कवर करना है. पहले होता है 6 to 10th का एनसीईआरटी, एंड देन वी विल हैव द एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th. राइट. जब बात आती है पूरे सिलेबस की, ज्योग्राफी के अंदर ये डिमार्केट करना और डिफरेंशिएट करना कि कौन सी एनसीईआरटी को पढ़ा जाएगा और कितना पढ़ा जाएगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है. इसीलिए हम जब अपनी शुरुआत करते हैं तो हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने से अपनी पूरी की पूरी इस जर्नी को बिगिन करेंगे. जब इस बेसिक्स की जहां तक बात आती है, व्हाट एग्जैक्टली आई मीन हियर, वी हैव टू कवर द 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी थॉरली. बट जब मैं ये 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़ाने लगूंगा, इट विल बी लाइक वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली आप समझ भी जाएंगे. बट जो मेरा ख्याल है वो ये है, आप खुद समझें, जो 11th और 12th की एनसीईआरटीज हैं, इन दोनों एनसीईआरटीज में 6 to 10th के ऑलमोस्ट हर चीजों को, ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट को थॉरली कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया गया है. हम क्या करेंगे, क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, बट अगर वो कंप्लीट हो गई तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. तो यहां पे वी विल चूज सर्टेन सेगमेंट्स. हम ऐसे चंक्स को चूज करेंगे जो कि 6th से 10th में भी मेंशन्ड है और क्लास 11th और क्लास 12th में भी है. Many of you will be facing difficulty that sir एनसीईआरटी वाला की जो बुकलेट आपके पास है उनको कहां तक हम फॉलो करें. I must tell you one thing, and that too very clearly,
अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिलाई ऑन दीज क्लास नोट्स and have the best and robust understanding of what I am going to teach you in these classes, because there is life beyond books and I am here to teach you, I am here to guide you in this entire journey, so you have to show your trust on me as well, right? आपने मुझ पे ट्रस्ट दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, let's say if I will start today with the aspects related to interior of earth, राइट अब ये इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है, ये क्लास मान लीजिए 6th में भी है, मान लीजिए 6th में भी दिया है, 7th में भी दिया है। 6th में तो सिर्फ छोटा सा भाग दे दिया होगा कि क्या होता है इंटीरियर ऑफ अर्थ, फिर 7th में थोड़ा डेवलपमेंट होगा, फिर 9th में थोड़ा डेवलपमेंट होगा, फिर 11th में आके उसका पूरा का पूरा प्रोस्पेक्ट दिया होगा। तो आप खुद इतने समझदार हैं कि जब हम 11th क्लास की एनसीईआरटी का कोई टॉपिक कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो 6th से 10th की एनसीईआरटीज होंगी वो कवर हो जाएंगी। आई विल चूज टॉपिक फ्रॉम क्लास 11th एंड क्लास 12th, बट मैं उन्हें पढ़ाऊंगा बिल्कुल 6th क्लास के लेवल से। दिस वुड बी द आइडिया, ये थॉट प्रोसेस होगा। और अभी मैं ये जो चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इन द कमिंग टाइम्स प्लीज डू नॉट आस्क मी दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, ये एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी वाला पढ़े, या कहीं और से कोई आपके पास कंपाइलेशन है वो पढ़ें। इस सेमेस्टर के अंदर मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश और छोटी सी डिमांड है कि जो मेरी ये 24 क्लासेस होंगी आपके साथ आने वाले इस समय में, दीज 24 क्लासेस विल गिव यू द इनफ अंडरस्टैंडिंग टू रीड एनी एनसीईआरटी ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी एनसीईआरटी हो, दुनिया में कहीं पे भी लिखी हो, हम वो पढ़ पाएंगे। बस आपको इस समय पे करना क्या है, दैट आई मस्ट टेल यू राइट नाउ, यू हैव टू बी फोकस अपॉन द क्लासेस, राइट? ये जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस के अंदर आपको फोकस करना है, और जैसे ही क्लास खत्म होती है, प्लीज ट्राई टू मेक सम समरी नोट्स ऑफ योर एवरी क्लास। समरी नोट ऑफ क्लास का मतलब है हर क्लास के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हर क्लास के बाद आपको क्या करना है कि सिनॉप्सिस बनाना है। और सिनॉप्सिस का मतलब है आपको एक समरी बनानी है, जो भी मैंने पूरा दिन भर पूरी उस 1.5 घंटे की क्लास में आपको पढ़ाया है, राइट? और ये बिल्कुल एकदम लाइव क्लास है, इट इज नो डाउट अबाउट दैट। आई कैन सी योर कमेंट्स, but yes, I just do not want myself to get distracted on the comments, rather I want to focus on what content I want to deliver। so उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट को देखना है। नोट्स कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, विद टाइम आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। कौन सी बुक पढ़नी है वही चीज मैं एड्रेस कर रहा हूं यहां पे। आपको कहीं पे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट फोकस ऑन दीज क्लासेस। हर क्लास के खत्म होने के बाद आपका एक एक्टिव लर्निंग फेज स्टार्ट होता है। एवरी क्लास इज द फेज ऑफ पैसिव लर्निंग, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्टिव लर्निंग, दैट इज बीइंग डन एट योर पार्ट, एट योर लेवल, एट योर प्लेस। आप अपने घर पे वो करते हैं। जब वो लर्निंग आप अपने घर पे करते हैं तो वो कैसे होती है, आप उस क्लास को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो आप उसके नोट्स बनाएंगे, जो भी आपको समझ में आया होगा आप उसकी समरी लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये समरी लिखनी शुरू कर दी, बिलीव मी, दिस वुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। Why I am saying so? Because आगे आने वाले समय में हमें आंसर राइटिंग पे भी काम करना है, और अभी तक हमारे मन में, हमारे जहन में एक बहुत बड़ा इनहिबिशन रहता है कि हम कैसे आंसर राइटिंग सीखेंगे। अब उसके लिए एक शुरुआत होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो वो पहली बार बोलता है कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है, बट उसको साइकिल चलानी सिखाया जाता है। बट जब वो सीखता है तो वो एक ही दिन में उसको नहीं आ जाती है, वो ऊपर से भगवान से सीख के नहीं आता है, वो यहीं पे आके सीखता है। और सीखता कैसे है? प्रैक्टिस से सीखता है। वैसे ही आप भी आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस से सीखेंगे, और इस प्रैक्टिस का जो पहला स्टेप होगा, दैट वुड बी दिस समरी। आप हर रोज क्लास के एंड के अंदर, जैसे ही क्लास खत्म होगी, वहां पे आप
इस समरी को बनाएंगे और जैसे ही वो समरी कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही आप अपने पहले स्टेप को अचीव कर लिया करेंगे, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, इससे आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, इससे आप आंसर लिखने की पहली स्टेज पे पहुंच जाएंगे, राइट। और जो नोट्स बनाने हैं स्पाइरल में बनाने हैं, इतना मैं समझता हूं कि इन क्लासेस के अंदर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड आई एम टीचिंग टू दोज हु कैन गाइड एंड एडमिनिस्टर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, सो दे हैव सच माइंडसेट एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड कि कौन सी नोटबुक में लिखना है, कौन सी नोटबुक में नहीं, चाहे अपने हाथ पे लिखो चाहे अपने दिल पे। बस मुझे इतना चाहिए कि आपको अगले दिन क्लास में जो भी मैं पूछूं पिछली क्लास का सब मटेरियल याद होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एनसीईआरटी आपको अभी पढ़नी है, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको पढ़ाता रहूंगा 2 से 3 दिन के बाद मैं आपको एनसीईआरटी का चैप्टर बताऊंगा। आप उस चैप्टर को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, कंप्लीटली समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा पाएंगे। इस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देके जाऊंगा कोई भी टॉपिक जो हम यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, दिस इज अप टू द विजडम ऑफ मी, राइट। ये मेरी विजडम पे है कि मैं किस तरीके से इन्हें डील करूंगा, क्योंकि सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है, जनरली हम ज्योग्राफी को जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तब उसके अंदर हम बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, बट वो ऐसा चैप्टर है जहां पे हम अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, इसलिए और उनका रिलेवेंस ज्यादातर ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव्स में हमें देखने को भी नहीं मिलता। इसलिए मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ से, क्योंकि आज हम इस धरती के बारे में जानने वाले हैं, तो हमें पहले धरती के अंदर क्या है उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले we are going to start with the aspects of basics of geography. This is something that I have already addressed. आपको एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है नहीं पढ़नी वो 2-3 दिन बाद मैं अपने आप चैप्टर वाइज बताऊंगा। अभी आपको क्लास नोट्स पढ़ने हैं, बहुत क्लियरली ये मेंशन्ड है कि इन क्लास नोट्स के अंदर जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा that would be the zenith of this that would be the zenith of this entire segment. So primarily let's begin with first of all what exactly this geography is. So हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है, तो what is geography? देखिए, जब बात आती है what exactly is this subject geography all about, जब हम पूछते हैं कि ज्योग्राफी क्या है तो हमें यह समझ में आना चाहिए ज्योग्राफी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ है। ज्योग्राफी इज कंसीडर्ड एज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ। ऐसा कैसे पता लगा सर आपको कि यह सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ है? सो सी माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ का कैसे ये डिस्क्रिप्शन आया? क्योंकि ज्योग्राफी जो वर्ड है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स वेयर one is what we call as geo, second is what we call as graphos. Geo and graphos. Graphos का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, या हम इसको बोल दें स्टडी, राइट। इसको या तो हम स्टडी बोलें या बोले हम डिस्क्रिप्शन। और ऊपर से यहां पे जो भाग है जियो, इसका मतलब है अर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ जियोग्राफी का जो ये मेजर भाग है इसका तात्पर्य हुआ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ या सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। बट इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है यहां पे इस प्लेनेट अर्थ को डिफरेंट बनाने वाले कौन हैं? हम हैं। अगर हम मार्स को देखें, अगर हम वीनस को देखें या दूसरे ग्रहों को देखें, तब उन ग्रहों पे लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। धरती के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और अगर हम यहां पे एग्जिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्ट के साथ, यानी कि जो उस रीजन की ज्योग्राफी है उसके साथ इंटरलिंक करके ही एग्जिस्ट करते हैं। इसी कारण से जब भी ज्योग्राफी को बोला जाता है ये स्टडी ऑफ अर्थ है, ये स्टडी ऑफ अर्थ डेफिनेशन बहुत ही नैरो और बहुत ही वीक और शैलो डेफिनेशन है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टडी ऑफ अर्थ, बट साइमल्टेनियसली इट इज अबाउट हाउ स्टडी ऑफ अर्थ, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ एंड हाउ मैन लिव, वर्क and
ऑपरेट ऑन अर्थ, ये आदमी जो है इस धरती के ऊपर कैसे रहता है, कैसे काम करता है और क्या ऑपरेशंस करता है, उन सबको भी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा जाता है. Yes, of course, this is a Greek word which is something derived from geo and graphos. Geo here means earth and graphos means description or study. एंड वर्बेटिमली अगर हम बात करें, ज्योग्राफी का मतलब हुआ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ. बट मैंने आपको बोला ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ जो है ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती है, क्योंकि जब तक इस ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमंस का पार्टिसिपेशन नहीं होता तब तक इस पूरे डिसिप्लिन का कोई वजूद नहीं रहता है. ये धरती दूसरे ही प्लैनेट्स की तरीके से होती अगर हम यहां ना होते. We are the one who are changing the entire arena of this entire planet, right? So यहां पे how man live, work and operate on earth ये भी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा जाता है. अगर मैं how man live, work and operate on earth की बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें. ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी डील्स विद, बहुत ध्यान से समझना, ज्योग्राफी डील्स विद फोर मेजर रियल्म्स. 4 रियल्म्स होते हैं जिनको ज्योग्राफी डील करने की कोशिश करती है. वो 4 रियल्म्स कौन से हैं उनको हम समझने की कोशिश करें. पहला है लैंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर एंड चौथा है लाइफ. सो वो कौन से 4 रियल्म हैं? लैंड, वाटर, एयर एंड लाइफ. अब अगर आप इनको बहुत गौर से समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जो 4 चीजें मैंने लिखी हैं ये क्या होती हैं. हमने बहुत बचपन में कुछ चीजें पढ़ी हैं जिनको मैं वापस रिवाइज करवाना चाहता हूं. क्या है वो 4 चीजें? सबसे पहले एक ऐसा एरिया जहां पे जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. अब सर ये लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? आज के बाद मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति अपने जहन में, अपने दिल तक ये बात उतार ले कि जब भी ये वर्ड लिथ आएगा, इस लिथ वर्ड का मतलब होता है रॉक्स. इस लिथ वर्ड का मतलब क्या होता है? रॉक्स, पत्थर. जहां पे मैं खड़ा हूं, जहां आप खड़े हैं, जहां आप बैठे हैं रादर, वो सारे एरियाज पत्थर हैं, उनके नीचे पत्थर है, लैंड है. उस भाग को बोला जाता है लिथोस्फीयर. सो दिस इज नथिंग बट द लैंड. उसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है जहां पे हम देखते हैं कि इस पूरी धरती को सराउंड करने वाला एक चीज है जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे हम एयर कह दें. और ये धरती एक ब्लू प्लेनेट है, इसलिए इस ब्लू प्लेनेट को हम पानी की वजह से बहुत अच्छे से जानते हैं. वी कॉल दिस स्फीयर एज हाइड्रोस्फीयर. आप एक बात बहुत गौर से समझ गए होंगे कि इस अर्थ के अंदर ये 3 मेजर रियल्म तो हैं. लिथोस्फीयर, लिथ मीन्स रॉक, देन वी हैव एटमॉस्फेयर, इट मीन्स वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द गैसेस अराउंड अस, एंड हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी है. और इन तीनों का जो ये जंक्शन है, इस जंक्शन के अंदर किसका एग्जिस्टेंस है बेटा? लाइफ का एग्जिस्टेंस है. और ये जो लाइफ का एग्जिस्टेंस जहां पे है इसे बोला जाता है बायोस्फीयर. और इन चारों चीजों को डील करना ज्योग्राफी का, इन चारों चीजों को डील करना ज्योग्राफी का क्या होता है? ज्योग्राफी का एक एस्पेक्ट है, सेगमेंट है. इसीलिए आप समझें, आज तक ये बोला गया कि ज्योग्राफी को हम स्टडी ऑफ अर्थ कहते हैं. जो भी ये डेफिनेशन दे रहे थे वो बहुत ही नैरो डेफिनेशन दे रहे थे. ज्योग्राफी का अर्थ है, ज्योग्राफी का अर्थ है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अर्थ एंड हाउ मैन लिव, वर्क एंड ऑपरेट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ. क्योंकि ज्योग्राफी 4 मेजर चीजों को डील करती है. 1 इज लिथोस्फीयर, सेकंड इज एटमॉस्फेयर, थर्ड इज हाइड्रोस्फीयर एंड फोर्थ इज बायोस्फीयर. इसीलिए जहां जहां पे ह्यूमंस का इंटरेक्शन
इस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के साथ, हमारे लिथोस्फेयर के साथ और हाइड्रोस्फेयर के साथ होगा, वहां वहां ज्योग्राफी का स्कोप डेवलप होता रहेगा। सो अगर आपको अब स्कोप समझ में आ गया तो मैं आपको ज्योग्राफी के फादर के द्वारा दी गई एक डेफिनेशन की बात करता हूं। मेरे फादर के द्वारा नहीं, ज्योग्राफी के फादर के द्वारा जो दी गई डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। एक ग्रीक स्कॉलर हुए जिनका नाम है इरेटोस्थनीज। अ ग्रीक स्कॉलर इरेटोस्थनीज। ये जो इरेटोस्थनीज हैं ये ग्रीक स्कॉलर थे और ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट भी रहे हैं। he was the student of एरिस्टोटल। इन्होंने बोला कि ज्योग्राफी जो है, इन्होंने ज्योग्राफी को क्या बोला, पहले तो इन्हें हम फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। यू नो हिम एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। इन्होंने बोला ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मेन। ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ men, right? Geography is the study of earth as home of men. होम ऑफ men अगर इन्होंने ऐड किया तो कुछ सोच समझ के ही तो किया। हम अभी तक सिर्फ क्या समझ रहे थे, वी वर जस्ट अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी एज स्टडी ऑफ अर्थ, बट हम भूल गए स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मेन इज क्या है, ज्योग्राफी है, राइट? जैसे ही एक पेज पूरा खत्म होगा, आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स, जिसमें आप उस पूरे पेज के अंदर जो लिखा है वो उसे उतार सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा, ये जो पेज पे लिखा हुआ है ये आपको अपलोड भी किया जाएगा आपके पोर्टल पे, तो आप क्लास खत्म होने के बाद इनका रेफरेंस ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन ऑल यू पीपल हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस थिंग। बट मेरा जो काम है लार्जली, अगर मैं डिक्टेट करने लगा या बहुत कुछ लिखने ही लगा या प्रेजेंटेशंस लाके पढ़ाने लगा, तो उससे जो ये नॉलेज है उसकी आत्मा थोड़ी सी मर जाती है ना? यस, आई विल यूज प्रेजेंटेशंस, बट जहां पे मुझे आपको इमेजिन करवाना होगा कुछ इमेजेस के थ्रू, देन आई विल डेफिनेटली टेक द हेल्प ऑफ दोस प्रेजेंटेशंस, राइट? अब हमने ये ज्योग्राफी देखा, बट एक बात आप बहुत ध्यान से समझें इस बात को कि जो ज्योग्राफी है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। अब वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? टू कंपोनेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। मैंने आपको पहले भी एक बात बोली कि अगर हम स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मेन पढ़ते हैं तो यहां पे दो कंपोनेंट्स के रूप में आपको पहला कंपोनेंट दिखता है फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वी विल ऑब्जर्व हियर वुड बी द एस्पेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन ज्योग्राफी। वी विल सी द सेकंड कंपोनेंट एज ह्यूमन ज्योग्राफी। जब बात आती है फिजिकल ज्योग्राफी की मेरे दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज इट इज इन इट्स नेचुरल स्टेट। आपको लार्जली इनकी डेफिनेशंस नहीं पता होंगी, इसीलिए मैं बहुत बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा रहा हूं। एंड दोज हु आर सेइंग अब इंटीरियर ऑफ अर्थ पे आए, तो जब मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ पे आऊंगा तब आप आ जाइएगा, ठीक है? सो हम यहां पे सबसे पहले देखें कि फिजिकल ज्योग्राफी का एस्पेक्ट क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ as it is in its natural state। मतलब जो अर्थ अपनी नेचुरल स्टेट में है उसकी स्टडी करना जो होता है वो फिजिकल ज्योग्राफी का भाग होता है। अब इसके नेचुरल स्टेट में क्या क्या है? इसके नेचुरल स्टेट में सबसे पहला कंपोनेंट आता है जियोमॉर्फोलॉजी का। पहला कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और इस जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर बोला जाता है कि इस धरती को अगर मैं देखूं तो इस धरती पे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। मान लीजिए आपने देखा ये यहां पे एक बना हुआ है माउंटेन, यहां पे आपने देखा ये बना हुआ है एक प्लेटू।
बहुत सारे लैंडफॉर्म्स इस धरती के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। उन लैंडफॉर्म्स की स्टडी जो की जाती है दैट इज बीइंग डन अंडर द जियोमॉर्फोलॉजी। सो इसको मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं ताकि आपको कभी भूले ना। सो स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, इसे हम पढ़ते हैं किसके अंदर? जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। सेकंड जो भाग होता है उसे हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब है यहां पे हम लार्ज अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करेंगे इस धरती के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर के कारण जो ये वेदर पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा है, इन मौसमों की जानकारी अगर हम चाहते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग अगर हम चाहते हैं, तो वो किसके द्वारा दी जाती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी। देन हमें पता है थर्ड सेगमेंट जो होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज ओशियनोग्राफी, और इसके अंदर वी डील विद द वाटर बॉडीज। वी डील विद व्हाट? वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज होती हैं उनको हम डील करते हैं इसके अंदर। बस एक और चीज है जो हमें समझ में आनी चाहिए, वो क्या है? ये एक और चीज है जो हमें समझ में आनी चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बायोजियोग्राफी। राइट, बायोजियोग्राफी भी है जो कि इसका ही एक भाग है, और इस बायोजियोग्राफी का मतलब होता है, बायोजियोग्राफी का मतलब होता है मेरे बच्चों, बायोजियोग्राफी का मतलब होता है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना। अब ये फ्लोरा एंड फोना क्या है? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, है ना, और फोना का मतलब है एनिमल्स। क्योंकि आप देखो ये लैंड वाटर एयर और लाइफ की बात कर रहा है, तो ये लाइफ है, दिस इज वाटर, दिस इज एयर और दिस इज लैंड। अरे समझे कि नहीं? आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। बट यहां पे लाइफ में प्लांट्स एंड एनिमल्स तो आ गए, बट हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ये पूरे के पूरे जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या करेगा? ये फिजिकल ज्योग्राफी विल डिस्क्राइब, ये क्या करेगा? ये फिजिकल ज्योग्राफी डिस्क्राइब करेगा कि साइंस क्या है इन नेचुरल इवेंट्स के पीछे। जो ये नेचुरल इवेंट्स हैं, जो अर्थ का डेवलपमेंट हुआ है, डिस्क्राइब द साइंस बिहाइंड अर्थ's development and focus on नेचुरल इवेंट्स। बहुत गौर से मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं लिखने की बात यहां पे कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये फिजिकल ज्योग्राफी ना, जो भी इस अर्थ के ऊपर डेवलपमेंट हुए, जो भी इस अर्थ के ऊपर मूवमेंट हुए, फॉर्मेशन हुए, लैंडफॉर्म बने, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उनके पीछे जो साइंस है वो क्या है, उसे बताने की कोशिश करती है। आप इस धरती पे रहते हैं, आपने बहुत सी बार सुना होगा अर्थक्वेक आया या भूकंप आया। ये जो अर्थक्वेक या भूकंप जैसी घटनाएं हैं, इन्हें हम नेचुरल इवेंट्स कहते हैं। इनको अगर हमें समझना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। हमें क्या समझना पड़ेगा? फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आता है ह्यूमन ज्योग्राफी का कंपोनेंट। ये कहता है हाउ ह्यूमंस लिव एंड वर्क, हाउ ह्यूमंस लिव, वर्क and operate on earth, ये जो भाग होगा मेरे दोस्तों, इसे हम किसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे? वी विल स्टडी दिस एंटायर सेगमेंट इन दी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी, हाँ बिल्कुल सही बात है। अफगानिस्तान के अंदर अभी जैसे भूकंप आया, तो उनके पीछे की जो साइंस है वो किसके द्वारा पढ़ी जाएगी? फिजिकल ज्योग्राफी के द्वारा पढ़ी जाएगी। राइट, देखो अब यहां पे
ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा प्लेस है, इसके अंदर हम देखेंगे जो प्लेसेस हैं, जो एनवायरमेंट है, राइट, या जो कोई स्पेस है, इसके ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज का इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज का इनके ऊपर इंपैक्ट क्या है और इनका इंपैक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज पे क्या है, उसे पढ़ा जाता है किसके द्वारा, उसके द्वारा, उसमें पढ़ा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी के द्वारा. सो दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली ज्योग्राफी इज. सो कैन आई से, जब भी हम पढ़ेंगे इन दोनों चीजों को तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगी, इंटरलिंक होंगी. दे बोथ विल बी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. If they both will be interlinked with each other, what does it indicate? It indicates that can we बेटा तुम्हारा कमेंट ऊपर चला गया, प्लीज दोबारा लिख दीजिएगा. जब ये दोनों का इंटरेक्शन होगा, जब ये दोनों का इंटरेक्शन होगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि मैं अपना घर पहाड़ों पे बनाऊं, प्लेन्स में बनाऊं या किसी और जगह पे, वो कैसे डिसाइड होगा, वो मेरी एक्टिविटीज पे डिसाइड होगा या क्या इन रीजन्स का इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा. जी हां, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद समझना. यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये चार अगर आप राज्य ले लें, इन चारों राज्यों के अंदर नदियां बहती हैं और नदियां अपने साथ बहुत ही शानदार तरीके की मृदा, सॉइल लेके आती हैं. और ये मिट्टी जब फर्टाइल होती है तो क्या उसकी वजह से कृषि हो सकती है, खेती हो सकती है, राइट, यस, एग्रीकल्चर कैन बी डन. और अगर एग्रीकल्चर होगा तो आपके पास फूड सिक्योरिटी होगी. और यहीं आप बात करें कि माउंटेन के ऊपर आप हैं, माउंटेनियस रीजन के अंदर, पहाड़ी इलाकों में खेती करना इतना आसान नहीं है. और अगर वहां पे खेती करना इतना आसान नहीं है तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा फूड सिक्योरिटी का. इसलिए ज्यादातर पॉपुलेशन प्लेन एरिया के अंदर रहना पसंद करती है, ना कि पहाड़ों पे. तो क्या इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी ने उन लोगों के सेटलमेंट पैटर्न को चेंज किया? ऑफ कोर्स यस. This entire arena of mountain as well as plateaus have changed the settlement pattern. Population density ज्यादा होगी प्लेन एरिया में. अब एक बात बताओ, जब हम दिल्ली को चेन्नई से कंपेयर करें, दोनों जगहों में एक फर्क है. क्या फर्क है? सर, दिल्ली में गर्मी भी खूब पड़ती है और ठंड भी खूब पड़ती है, जबकि चेन्नई जो है वहां पे जो तापमान है कंपैरेटिवली मॉडरेट रहता है, वहां बारिशें जल्दी हो जाती हैं. तो पोल्यूशन ज्यादा कहां पे होगा? सर, दिल्ली में पोल्यूशन होगा, चेन्नई में पोल्यूशन कंपैरेटिवली कम होगा. इसका मतलब यह है कि क्या ये जो एरिया है, उस एरिया की वजह से लोगों का रहन सहन, खान पान, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब प्रभावित होंगी. बिल्कुल सही बात है. सो ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द लैंड फॉर्म्स, दे ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर. दे ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर. फेयर इनफ. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी. अब हमें जब प्रोसीड करना है इन क्लासेस के अंदर, हम यहां पे इन सारे भागों को गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे. Where we will start from जियोमॉर्फोलॉजी, फिर हम कुछ भाग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी के, फिर हम पढ़ेंगे कुछ भाग ओशियनोग्राफी के, फिर हम कुछ भाग पढ़ेंगे बायो जियोग्राफी के. राइट, चलिए, ये सबसे बढ़िया बात हुई. अब हम एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी. बेटा एग्जाम्पल क्या है? वो तो सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट का क्या एग्जाम्पल दे दूं, है ना? मेरे नाम का क्या एग्जाम्पल दे दूं तुम्हें मैं? ठीक है, एडवांस के लिए स्पेस छोड़ देना, दिमाग में स्पेस छोड़ देना, बाकी किताब में कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं आ जाएगी. ठीक है, चलिए. नाउ मूविंग अहेड वी हैव टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक नंबर 1. आपने क्या करना है, जो टॉपिक्स मैं पढ़ाता रहूंगा
उन टॉपिक्स को आप अपनी एनसीईआरटी वाला की बुकलेट से पढ़ लें, या क्लास 11th की एनसीईआरटी से पढ़ लें, या क्लास जो 6 to 10th में अगर वो टॉपिक है तो वहां से पढ़ लें। बट ये तो बहुत तय है कि मैं अपने मन से तो टॉपिक नहीं बनाऊंगा, इन किताबों में तो होगा ही, राइट। अब आप एक बात समझें, थोड़ा सा हम अपनी मानसिकता को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो चैट चल रही है, अब इस चैट की जो स्पीड है वो बहुत ही तेजी से भाग रही है, जिसमें आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं वो सवाल पढ़ता हूं तब तक उसके बाद 5 सवाल नए आ चुके होते हैं, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा धीरे करना पड़ेगा इस चैट को, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं खरीदी है तो ना सरकार जो है हमारी बहुत ही हमारा ध्यान रखती है, वो चाहती है कि जो हमारा यूथ है वो सही डायरेक्शन में पढ़ता रहे ताकि पेपर पास करके देश को सर्व करे। तो उन्होंने एनसीईआरटी की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे फ्री एनसीईआरटी उपलब्ध करवाई हैं। जब वो फ्री एनसीईआरटी उपलब्ध करवाई हैं तो वहां पे आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे यहां ऐसा ही होता है तो मेरे यहां ऐसा होगा कि मैं आई विल नॉट बी एबल टू टेक द डाउट्स। एनीवेज, coming to this part, we are going to start with the topic number 1, and this topic is related to interior of earth. इस टॉपिक का नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब देखिए, जहां आप आज बैठे हैं और जहां मैं खड़ा हूं, ये धरती का लिथोस्फेयर है। धरती का क्या है? लिथोस्फेयर है। जब मैं देखता हूं कि इसके नीचे कुछ है क्या, तो मुझे लगता है हां, होना तो कुछ चाहिए। बहुत सारी रिसर्चेस हुई और उन रिसर्चेस से यह पता लगा कि अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और उनका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल मेरे दिमाग में यह आया कि वाई टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, वाई टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। मुझे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, मतलब अंदर अर्थ की गहराई के बारे में जानना क्यों है। तो पहला सवाल का जवाब तो सीधा ये मिल गया कि सर हां जी, मुझे पेपर क्लियर करना है इसलिए जानना है। मैंने बोला नहीं, उससे भी ज्यादा एक जरूरी चीज है। वो क्या है? आज अपने सराउंडिंग में आप बहुत सारे फिनोमिना देखते हैं। इन फिनोमिना को हम जियोफिजिकल फिनोमिना कहते हैं। अब आज के बाद ये वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा, मैं ये वर्ड बार बार यूज करूंगा, जियोफिजिकल फिनोमिना। जियोफिजिकल फिनोमिना जब भी वर्ड यूज करूंगा तब आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म तो आप समझते ही होंगे, है ना, एटसेट्रा। मतलब जो भूकंप आता है, जो ये लावा बाहर निकल के आता है, इन सबको जियोफिजिकल फिनोमिना कहा जाता है। जियोफिजिकल फिनोमिना का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि इस धरती के फिजिकल भाग से क्या है? लिंक्ड है। तो ये जियोफिजिकल फिनोमिना है, अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म। आपके दिमाग में बात बस गई होगी कि जैसे ये आदमी जियोफिजिकल फिनोमिना बोलेगा, मेरा दिमाग जाएगा अर्थक्वेक, मेरा दिमाग जाएगा वोल्केनिज्म, राइट? सिंपल। सो ये जो जियोफिजिकल फिनोमिना, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, ये हमारे धरती के जो बाहर के भाग हैं, यानी कि जो हमारी धरती का आउटसाइड पार्ट है, उसको लार्ज स्केल पे प्रभावित करते हैं। अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो ये डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, शेक हो जाती है पूरी धरती। बट इनका जो सोर्स है वो कहां लाए करता है? जियोफिजिकल फिनोमिना, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, इनका जो जन्म है, इनका जो सोर्स है, वो कहां लाए करता है? अर्थ के इंटीरियर के अंदर, अर्थ के इंटीरियर के अंदर। सो इंटीरियर ऑफ अर्थ is the source of these earthquake and volcanoes। तो अब एक बात बताओ, मुझे अगर ये जानकारी हासिल करनी है कि क्या ये अर्थक्वेक कैसे आते हैं, वोल्केनिज्म कहां से होता है,
इन सब चीजों के लिए क्या मेरे पास एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग अर्थ के इंटीरियर की होनी चाहिए? यस, ऑफ कोर्स। देन सेकेंड थिंग हियर इज, इस धरती के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, मतलब क्या है इस चीज का? एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए आज आप ये फोन यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग दिस फोन नाउ। इस फोन के अंदर बहुत सारे मटेरियल, मिनरल्स का यूज हुआ है। कोल्टान, कोबाल्ट, है ना, लिथियम की इसके अंदर बैटरी है। तो ये सारे मिनरल्स मुझे किसने दिए? भगवान ने मेरे को जब बनाया, पैदा किया, तब मेरी जेब में डाल के तो भेजे नहीं थे, है ना। कहीं आपको लगे कि तुम्हें ऐसा वहम हो अभी इस समय पे कि अगर ये एप्पल का फोन स्टीव जॉब्स ने बनाया, तो स्टीव जॉब्स जब पैदा हुआ तो उसकी जेब में 2-4 कोबाल्ट डाल दिए थे भगवान ने, ताकि घर जाके बना लियो। ऐसा तो हुआ नहीं। वो सारे रिसोर्सेस कहां हैं? इस धरती के अंदर हैं। सो अगर हम इस धरती के अंदर के रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करेंगे, तभी तो हम ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट की बात कर पाएंगे, तभी तो हम टेक्नोलॉजीज को एडवांस कर पाएंगे, तभी तो हम इन रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि इस धरती के अंदर भला है क्या, तो मैं कैसे इन रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करूंगा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करूंगा? सो मेरे को अगर इन रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करना है तो मुझे पता होना चाहिए किसके बारे में? अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता होना चाहिए, राइट? ये दो चीजें तो ऐसी हैं जिसके बारे में मेरे को अभी इसी समय पता लग गया कि इन्हीं के कारण से आई वुड लाइक टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। डन। Is this a live class? This is indeed a live class, right? So ये बात तो हो गई। अब उसके बाद अगला भाग क्या है? अगला भाग ये है कि मुझे पता लग गया कि मुझे क्यों जानना है, बट मुझे ये भी तो पता होना चाहिए मुझे जानना क्या है। What to know about interior of earth? ऐसे थोड़ी है कि धरती के अंदर मैंने ली जेसीबी, खुदाई करी स्टार्ट और देखा कि क्या है, उसके बाद भूल गया कि देखने क्या आया था। अब मुझे यहां पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट टू नो, राइट? व्हाट टू नो का नाम क्या है? व्हाट टू नो का मतलब क्या है उसको समझते हैं। सो व्हाट टू नो का मतलब यह है कि मुझे अगर एक्सप्लोर करना है रिसोर्सेस को, तो मुझे कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए अर्थ की क्या है। कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, कि मेरी धरती के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, उनकी क्या कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तांबा है कि नहीं है ना। इन सब चीजों को मुझे देखना है, ठीक है, कॉम्पोजिशन समझनी है। देन सेकंड मुझे जानना है कि अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर मैं देखूं धरती के अंदर, आप सब लोगों ने सुना होगा क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये जो क्रस्ट मेंटल कोर हैं, क्रस्ट मेंटल कोर जो होते हैं, इन क्रस्ट मेंटल कोर को हम कैसे जानकारी हासिल कर भी पाए, वही कहानी हमें यहां से देखनी है। वही अर्थ की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इससे ज्यादा बेसिक बच्चा आपको 6वीं क्लास में दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इससे बेसिक नहीं हो सकता, मतलब ये मेरा सबसे लोएस्ट लेवल है। डन। सो दिस इज व्हाट टू नो, कंपोजिशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, एंड देन वी हैव द स्ट्रक्चर। ये दो चीजों को हमने जानकारी हासिल करनी है, इन दो चीजों की। डन। जैसे अब तीसरा सवाल मेरे दिमाग में उत्पन्न हुआ कि ठीक है भाई, तूने जानकारी ये हासिल करनी है, क्यों करनी है वो पता लग गया, क्या हासिल करना है वो भी पता लग गया, बट नाउ हाउ टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। हाउ टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, मैं कैसे इस इंटीरियर ऑफ अर्थ की जानकारी हासिल करूं, राइट? कैसे मैं इस इंटीरियर की जानकारी हासिल करूं, उसकी बात करें। हाउ टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसके लिए मुझे चाहिए कुछ सोर्सेस। तो मेरे पास कुछ सोर्सेस होने चाहिए
जिनसे मैं अर्थ के इंटीरियर की जानकारी हासिल कर लूं। राइट, देखिए पहली बात, टू ऑल माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स who are there on YouTube and who are listening to me here in live class. Primarily, I'm not new to this ecosystem. It is being 8 years I am teaching geography, है ना, and I have taught geography more than 80 times. अगर मैं गिनना स्टार्ट करूं, एग्जैक्ट बताऊं, तो आज सुबह जो ऑफलाइन बैच था that is my 81st batch and yours would be my 82nd batch of geography. If you remember 82nd, what exactly this number is, then I must tell you, for these 82 batches I must have read these concepts 1000 times. So 82,000 times I have read these concepts and I have taught lakhs of students. सो प्लीज आप मुझे ये एक्नॉलेज मत करवाएं बार बार चैट में कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, सर आप बेसिक से स्टार्ट करें। मुझे क्लास की डिमांड और एग्जाम की डिमांड पता है। आई विल बी फोकसिंग ऑन वन थिंग हियर इन द क्लास एंड दैट वुड बी रिजल्ट। वट I would teach will thoroughly be oriented, highly oriented towards the exam point of view. उसके अलावा ये कोई भी किसी भी तरीके से आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। कुछ ज्यादा हो गया, कुछ कम हो गया, मेरी उम्र कितनी है, ये मैं सारी चीजें आपको वक्त आने पे बता दूंगा। और अगर आपको कभी लगे कि कोई अभी भी डाउट रह गया है, you can come and meet me in our offline centers, right? So please make sure if you are sitting in an online mode, you do not lose the dignity, and respecting someone is something which is a very thin line. थोड़े दिन पहले तो टीचर्स डे के मैसेज भेजते हैं, फिर अगले दिन आके हम ऐसी बातें करते हैं। चलिए, कमिंग बैक, देयर आर मेनी सोर्सेज, और मुझे रोस्ट करना नहीं है भाई, रोस्टिंग करना इज वेरी इजी बिकॉज आई नो पावर इज इन माई हैंड। इफ यू विल राइट समथिंग बैड, आई हैव द पावर टू इरेडिकेट यू फ्रॉम दिस चैट, है ना, वो तो हम कर ही सकते हैं, बट वो करने का कोई मतलब नहीं होता। मैं चाहता हूं कंस्ट्रक्टिव क्लास हो। कंस्ट्रक्टिव क्लास का मतलब होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप समझते रहें, राइट? सो अंडरस्टैंड सोर्सेस क्या हैं? सोर्सेस टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। सोर्सेस टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, देखिएगा, सबसे पहला, हम या तो ईदर वी कैन डायरेक्टली गेट टू नो अबाउट द इंटीरियर और वी हैव इनडायरेक्ट सोर्सेस टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं। इसको मैं अगली स्लाइड के अंदर लेके जाना चाह रहा हूं और फिर वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर को जानने के सोर्सेस क्या होते हैं। देखिए, प्राइमरीली सोर्सेस टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, राइट। जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है, इसको जानने के सोर्सेस क्या क्या हैं, हमने इसको क्लासिफाई किया दो भागों में। वन वी कॉल एज द डायरेक्ट सोर्सेस, सेकंड वी कॉल एज द इनडायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्सेस एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। डायरेक्ट सोर्सेस के अंदर, प्राइमरीली डायरेक्ट सोर्सेस के अंदर वी हैव ड्रिलिंग एंड माइनिंग। मैं सारे सोर्सेज आपको एक्सप्लेन करूंगा, कैसे होते हैं वो बताऊंगा, और इनसे क्या जानकारी हासिल होती है वो भी बताऊंगा। देखिए, ड्रिलिंग एंड माइनिंग, क्या प्रोस्पेक्ट है इस ड्रिलिंग एंड माइनिंग का? प्रोस्पेक्ट ये है कि मान लो मुझे अर्थ के इंटीरियर को जानना है, तो मैं क्यों किसी पे रिलाय करूं? व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट डिगिंग द इंटीरियर।
डिगिंग का मतलब है मैंने गड्ढे खोदना स्टार्ट किया, माइन करना स्टार्ट किया। जब माइन करना स्टार्ट किया तो पता लगा कि ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, मैं माइनिंग कर रहा हूं, मुझे चीजें मिल रही हैं, माइनिंग कर रहा हूं, मुझे चीजें मिल रही हैं, उससे मुझे अर्थ के कॉम्पोजिशन के बारे में पता तो चलता जा रहा है। बट ऐसे माइन करते करते अफ्रीका के अंदर मैंने एक गोल्ड माइन देखी, और अफ्रीका की जो ये गोल्ड माइन थी, ये 4 किलोमीटर तक मैंने क्या कर डाला, अराउंड 3.9 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लिख रहा हूं, 4 किलोमीटर तक मैंने यहां पे डीपेस्ट माइनिंग कर डाली। बट 4 किलोमीटर के बाद जब मैं और नीचे गया, मेरे इक्विपमेंट फेल हो गए। मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मैं इसके बाद कैसे माइनिंग करने की कोशिश करूं। हाउ एंड व्हाई डिड आई गो बियॉन्ड दिस, हाउ डिड आई गो बियॉन्ड दिस, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मेरी टेक्नोलॉजी वहां पे क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। अभी आपने देखा होगा एक मूवी आई थी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, रॉकी भाई। KGF जो है वो भारत के अंदर कर्नाटका में एक जगह है कोलार, वहां पे गोल्ड की माइन है, और उस एरिया में भी माइनिंग जब की गई तो 3 किलोमीटर तक वो भी हमने क्या कर डाला है, माइन कर डाला है। जब हम 3 किलोमीटर तक उसको भी माइन कर डाले हैं तो उससे क्या पता लगा कि हां ठीक है भाई, यहां तक मुझे सोना मिल रहा है, बट 3 किलोमीटर के बाद हम वहां पे भी नहीं जा पाए और हमने उस माइन को बंद कर दिया। अभी KGF में माइनिंग नहीं हो रही है, राइट? वहां पे जो माइनिंग होनी थी वो हो गई, मूवी बन गई, मूवी भी चली गई। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कोलार गोल्ड फील्ड। बट वो कोलार जो है, वहां तो हम कितने किलोमीटर तक पहुंचे थे, 3 किलोमीटर तक। यहां पे जो ये गोल्ड माइन है, ये कहां पे है सर? दिस गोल्ड माइन इज इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर जो ये गोल्ड माइन है, वहां पे हम कितना पहुंच गए, 4 किलोमीटर तक, राइट? बट यहां पे वी कुड नॉट फाउंड एनीथिंग। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा है कि अर्थ की जो गहराई है, अर्थ की जो डेप्थ है, वो डेप्थ कितनी है? द डेप्थ ऑफ दिस अर्थ इज 6371 किलोमीटर। जो धरती की गहराई है वो 6371 किलोमीटर है, और मैं 4 किलोमीटर तक जाके मेरे सारे इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं, मैं उसके ज्यादा माइन नहीं कर पाता। तो इज इट अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? नो। मेरे को क्या ही मिल पाया इससे? कुछ भी नहीं मिला। 4 किलोमीटर के बाद क्या ही जान पाऊंगा, क्योंकि अर्थ की गहराई कितनी है, 6371 किलोमीटर। फिर मुझे लगा कि एक और काम करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट चलाते हैं। मैंने क्या किया, आर्कटिक ओशियन एक जगह है, आप देखिएगा, वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करती है, थोड़ा बहुत यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं तो जानकारी होगी। आर्कटिक ओशियन के अंदर एक पेनिनसुला है, एक जगह है कोला। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया गया। इस प्रोजेक्ट को बोला गया इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। और जब इस प्रोजेक्ट को देखा तो यहां पे 12 किलोमीटर तक ये बेचारे पहुंच तो गए, बट 12 किलोमीटर के बाद इनके भी तो क्या हो गए, इक्विपमेंट फेल हो गए। इसके बाद हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। सो 12 किलोमीटर इज द प्लेस अप टू विच वी वुड रीच, राइट? बट इसके बाद हमें नहीं पता कि हम कहां जाएं, कैसे जाएं, किस ओर जाएं। तो इसका मतलब यह है कि इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इज अप टू 12 किलोमीटर। ये भी 6371 किलोमीटर के सामने कुछ नहीं है। तो क्या मुझे ये किसी काम का है? नहीं, मेरे लिए ज्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो मुझे किसी ने बोला अगर इससे आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो कोई और सोर्स निकालो इंफॉर्मेशन का। मैंने बोला रुको जरा, सब्र करो। सो जो दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने निकाला, मैंने बोला कैसी बावली बात कर रहे हो सर, अगर आप अर्थ के कंपोजिशन को ही जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि अर्थ किससे बनी हुई है, आपको जानना है कि अर्थ के अंदर कौन कौन से मिनरल हैं, अर्थ के अंदर कौन से रिसोर्सेज हैं, तो आप एक काम करो ना, फ्लाइट पकड़ो, किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पे मैग्मा बाहर आ रहा है,
जहां वोल्केनिक एक्टिविटी बाहर आ रही है। मैंने उसको बोला मैं पागल थोड़ी हूं, भस्म हो जाऊंगा अगर इतना मैग्मा बाहर आ रहा है। तो व्हाट ही सेड इज, सर जब मैग्मा बाहर आ जाएगा वो ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, उसके बाद चले जाना। जब वो जम जाएगा तो उसके जो पत्थर होंगे उन पत्थरों को उठा के लैब में ले आओ। जब आप लैब में ले आओगे तो उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि इस अर्थ के अंदर कौन कौन से मटेरियल है, कौन कौन से मिनरल है, है ना। वो सारी की सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी। इसका मतलब यह है कि हां, वोल्केनिज्म से मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो इस वोल्केनिक एक्टिविटी से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बट इस वोल्केनिक एक्टिविटी से मुझे यह नहीं पता लग सकता। अब एक बात का जवाब देना मेरे दोस्तों, एक बात का जवाब देना मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बात का जवाब दीजिएगा कि अब अगर ये धरती है, मान लीजिए ये धरती है, यहां पे ये अर्थ का इंटीरियर है, यहां तू खड़ा होके बढ़िया मेरी क्लास एंजॉय कर रहा है, यहां से मैग्मा बाहर आ रहा है, या यहां से मैग्मा बाहर आ रहा है, या यहीं से मैग्मा बाहर आ रहा है। हाउ डू यू नो कि मैग्मा किस डेप्थ से बाहर आ रहा है? राइट, how do you know this magma is coming out from which depth? आपको कैसे पता कि मैग्मा यहां से आया है, यहां से आया है, यहां अंदर जाके थोड़ी देखा है तूने, तो बाहर से देखा ना, बाहर से पढ़ा तूने तो कि क्या है मैग्मा, क्या है पत्थर, बट यहां से हमें नहीं पता लगेगा डेप्थ फ्रॉम विच द मैग्मा इज कमिंग आउट, डेप्थ फ्रॉम विच मैग्मा इज कमिंग आउट। जो ये मैग्मा है कहां से बाहर आ रहा है उसके बारे में हमें नहीं पता लगेगा। इसलिए सब कुछ जानकारी हासिल होते हुए भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता ही नहीं ये मैग्मा कहां से आया। राइट, मुझे पता ही नहीं ये मैग्मा कहां से आया। तो मैं कैसे बता दूं कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर 500 किलोमीटर से मैग्मा बाहर आया है, 10,000 से आया है, 5,000 से आया है, 3,000 से आया है। राइट, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट सोर्स के अंदर काउंट तो करते हैं, बट ये हमारे लिए ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। राइट, अभी तो आप सबको पता है कि मैग्मा इज कमिंग फ्रॉम एस्थेनोस्फेयर, अभी तो सबको पता है कि मैग्मा इज कमिंग फ्रॉम एस्थेनोस्फेयर, बट पहले थोड़े ही पता था, पहले थोड़े ही पता था। यस, वोल्केनो और डायरेक्ट सोर्स, मैग्मा लावा को ही कहते हैं। वही मैग्मा जब अर्थ से बाहर आ जाता है उसे लावा कहते हैं, अंदर उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, मैग्मा जब अर्थ के इंटीरियर में है तब मैग्मा है, लावा तब होता है जब वो बाहर आ जाता है। अब दूसरी बात, ये डेप्थ भी कैसे पता लगी? अभी नहीं पता लगी है, मैं तो तुम्हें वैसे बता रहा हूं, ये तो मैंने इंफॉर्मेशन दी है। राइट, कैसे पता लगेगी वो भी मैं ही बता के जाऊंगा, वो भी मैं ही बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलिए नाउ इनडायरेक्ट सोर्सेस पे आते हैं। अब बहुत सारे इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं। पहली चीज तो ये पता लगी, बहुत गौर से समझना, बहुत गौर से समझना मेरे दोस्तों, कि ये जो डायरेक्ट सोर्स है इसके अंदर मैं 4 किलोमीटर और 12 किलोमीटर पे जाके ही क्यों रुक जाता हूं? ये 4 किलोमीटर और 12 किलोमीटर पे जाके ही रुक जाता हूं, ये मुझे बता दो, मैं बताऊंगा। मैंने बोला कि सर एक चीज मुझे पता लगी, अर्थ के इंटीरियर में एक इनडायरेक्ट सोर्स होता है जिसे हम टेम्परेचर और प्रेशर के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? टेम्परेचर और प्रेशर के नाम से। राइट, अब धीरे धीरे एक बात पता लगी, जैसे जैसे मैं अर्थ के अंदर डेप्थ इंक्रीज करता हूं तो उसकी वजह से जो तापमान है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है सर, सर कितना तापमान इंक्रीज हो जाता है? सर हर 32 मीटर के ऊपर
लार्जली 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है जब हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं। अब खुद समझो, 32 मीटर, 3200 मीटर मतलब 3200 मीटर मतलब 3-3.25 किलोमीटर। 3-3.25 किलोमीटर में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। 4 किलोमीटर तक पहुंचा तो 120-130 डिग्री सेल्सियस तापमान। अरे भाई हालत खराब हो जाएगी। इस कारण से जब ये तापमान बढ़ता है तो हमारे लिए बड़ी सारी दिक्कतों का सामना होता है, राइट। उसके बाद एक चीज ये भी देखी गई, मैं आपको एग्जाम्पल से एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग विद मी वेरी केयरफुली, व्हाट एग्जैक्टली दिस टेम्परेचर इज ऑल अबाउट एंड हाउ डज इट वेरी। पहला सवाल ये आया कि ये टेम्परेचर इंक्रीज तो होता है, बट इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली। मुझे इससे इंफॉर्मेशन ये मिली कि अगर इतना ज्यादा तापमान बढ़ रहा है तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि धरती के अंदर इंटीरियर में पत्थर जो होंगे, ऐसा हो सकता है जो कमजोर पत्थर हो वो पिघल जाएं। हार्ड पत्थर भले ही ना पिघलें, बट जो कमजोर पत्थर होंगे, जो वीक रॉक्स होंगी, वो तो पिघल सकती हैं, वो मोल्टन स्टेट में होंगी। यानी कि बहुत गौर से समझना, इस टेम्परेचर से एक बहुत खूबसूरत बात मुझे पता चलती है। व्हाट एग्जैक्टली दैट ब्यूटीफुल पार्ट इज, इस टेम्परेचर से मुझे पता लगता है, आई गेट टू नो दैट अर्थ की जो स्ट्रक्चर है, अर्थ की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर या तो कुछ भाग लिक्विड स्टेट में है या कुछ भाग सॉलिड स्टेट में है। मुझे दिमाग लगा के मेरे प्यारे बच्चों जवाब देना, लिक्विड स्टेट में वीक रॉक्स होंगी या स्ट्रॉन्ग रॉक्स होंगी। टेल मी विच टाइप ऑफ रॉक्स। बिल्कुल सही बात है। अर्चन जो बोल रहे हैं यूट्यूब पे मेरे साथी, वो बोलते हैं मेल्टिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जो वीक रॉक्स होंगी, यस, वेरी वेल डन। जो वीक रॉक्स हैं, दीज विल बी इन द लिक्विड स्टेट, बट जो सॉलिड, जो स्ट्रॉन्ग रॉक्स हैं, वो किसके अंदर होंगी? सॉलिड के अंदर होंगी। सर ये सॉलिड रॉक्स को कैसे पता लगेगा? एक और चीज सर, यहां पे प्रेशर का भी एक बड़ा गेम है। क्या है वो गेम, उसको समझा दीजिए। देखो मेरे बच्चों, पहली बात, मान लीजिए ये एक पत्थर पड़ा है, इस पत्थर के ऊपर मैंने दूसरा पत्थर रख दिया, उसके ऊपर मैंने तीसरा पत्थर रख दिया, फिर एक और रख दिया, फिर और रख दिया, फिर और रख दिया। जो नीचे वाला पत्थर होगा, क्या उस पे दबाव बढ़ेगा? क्या उस पे प्रेशर इंक्रीज होगा? यस ऑफ कोर्स, उस पे प्रेशर क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। मान लीजिए ये आप सरफेस पे हैं और ये अर्थ का इंटीरियर है। यहां पे जो पत्थर हैं, इसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स का क्या है? दबाव है, और इसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स का दबाव है। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट कि जब हम अर्थ के इंटीरियर में देखते हैं तो डेप्थ बढ़ने के साथ जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब मैं आपको एक खूबसूरत सी बात बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होता है, डेप्थ भी इंक्रीज होती है। अब मेरे से किसी ने पूछा सर प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है? मैं कहता हूं, एक वर्ड बोल रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओवरलाइंग, दिस वर्ड इज ओवरलाइंग रॉक्स। ओवरलाइंग रॉक्स का मतलब क्या होता है? एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, उसके ऊपर और पत्थर, उसके ऊपर और, जैसे जैसे ओवरलाइंग, लाइंग मतलब ठहरे हुए, ओवर मतलब ऊपर, जो ऊपर ठहरे हुए पत्थर बढ़ते रहेंगे तो क्या ताप प्रेशर बढ़ता जाएगा? यस, द प्रेशर विल बी इंक्रीजिंग। एंड मेरे से किसी ने पूछा सर एक बात बताओ, इस प्रेशर का क्या इंपैक्ट है? मैंने बोला ये जो प्रेशर है ना, दिस प्रेशर
डज नॉट अलाउ स्ट्रॉन्ग रॉक्स। अब देखो वीक रॉक्स की तो किस्मत में ही लिखा था कि भाई वो वीक हैं, वीक रॉक्स की तो किस्मत में ही लिखा था कि वो कमजोर हैं तो पिघल जाएंगी, बट स्ट्रॉन्ग रॉक्स के साथ भी धोखा ना हो उसको बचाया किसने? इस प्रेशर ने, जो ये डज नॉट अलाउ स्ट्रॉन्ग रॉक्स टू मेल्ट, इनको मेल्ट होने से क्या करता है? बचाता है। वो कौन बचाता है मेरे दोस्तों? प्रेशर बचाता है, राइट। उसको कौन बचाता है? प्रेशर बचाता है। सो व्हाट हैपन्स हियर इज माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट हैपन्स माय डियर फ्रेंड्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली। ये इस इंफॉर्मेशन को मैं यहां लिख रहा हूं। वो इंफॉर्मेशन क्या है वो यहां लिखी दी है वैसे तो मैंने, मेरे को जो इंफॉर्मेशन मिली है, दिस इज द इंफॉर्मेशन कि अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो किस स्टेट में है? या तो लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है, राइट। या तो लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है। कैसे बचाता है ये मैं अब आपको अगर समझाऊंगा तो आप उड़ जाओगे। चलो अब इतने सारे हाउ आ ही गए हैं तो आपको, अरे सुनो भाई रे सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है मास्टर को नहीं आता, मास्टर को सब आता है। सुनो क्या है, देखिए पहले तो मैं जिस चीज पे नहीं आना चाहता था तुम मुझे लाना वहीं चाहते हो तो बात अलग है। सॉलिड, देन वी हैव लिक्विड। अब अगर बचपन बहुत ही सामान्य और अच्छा गुजरा है तो उसके अंदर एक चीज सिखाई जाती है। मान लीजिए ये कोई एक चीज सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। क्यों क्लोजली स्पेस्ड है? तभी तो वो सॉलिड है। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच की दूरी कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा है। उनके बीच की दूरी, पार्टिकल्स आर डिस्टेंट, पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्टेंट होते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट कि क्लोजली स्पेस्ड और डिस्टेंट में किसी को डाउट? बिल्कुल, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, वहां पे पार्टिकल्स आर डिस्टेंट, ठीक है। अब अगर मैंने सॉलिड से लिक्विड बदलना है तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर देना है। टेम्परेचर इंक्रीज कर देने का मतलब, इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये पार्टिकल्स के अंदर ऊर्जा आएगी। जब तापमान दिया, हीट दी, एनर्जी दी, जैसे एनर्जी दी इनके अंदर ऊर्जा आएगी। जब ऊर्जा आएगी तब ये पार्टिकल सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे और ये सॉलिड से क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान सी बात है। तो सर एक बात बताओ, अरे ये भी समझ में नहीं आया तो मत रहने देना। अच्छा, नो डाउट है। अब एक बात बताओ, मेरे जैसा एक दुष्ट व्यक्ति आया, उसने क्या किया? टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही रहा था, उसने बोला अच्छा तू कर ले टेम्परेचर इंक्रीज, मैं ना साइड से आके प्रेशर लगा देता हूं, मैं साइड से आके प्रेशर लगा देता हूं। इफ आई विल अप्लाई प्रेशर फ्रॉम द साइड्स, यहां से प्रेशर लगा दिया मैंने, तो क्या अब मैं तापमान बढ़ाता रहूं? क्या अब मैं तापमान बढ़ाता रहूं तो ये पार्टिकल दूर जा पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ये पार्टिकल भागने की कोशिश तो कर रहे हैं दूर, बट बाहर से कोई व्यक्ति आ गया, रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, अंदर 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 अंदर, वापिस अंदर वापिस अंदर वापिस अंदर, राइट राइट। इसका मतलब ये कौन सी स्टेट में रह जाएंगे? सॉलिड स्टेट में ही रह जाएंगे। तो क्या प्रेशर इंपैक्ट करता है? हां सर, प्रेशर इंपैक्ट करता है। इसीलिए अगर ये वीक होते, कमजोर होते, फिर तो भाग जाते, स्ट्रांग थे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। इसी कारण से ये जो स्ट्रांग रॉक्स होती हैं वो बाहर नहीं, वो मेल्ट नहीं होती हैं।
बिल्कुल सिंपल सीधी सी कहानी है जो आपको यहां पे मैंने समझा दी है। आज के बाद ये डाउट नहीं आना चाहिए किसी को, ठीक है। और इस बात को मैं रिपीट भी नहीं करूंगा। अगर आप रिपीट चाहते भी होंगे तो आप मुझे पीछे कर लीजिएगा, मैं हूबहू सेम चीज बोल दूंगा, ठीक है। चलिए, नाउ सेकंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सेकंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है सिस्मिक वेव्स। सेकंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिस्मिक वेव्स। देखिएगा मेरे दोस्तों, सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा बहुत गौर से, यहां पे इसको मैं अच्छा नई स्लाइड ले लेते ताकि अच्छे से समझाऊं व्हाट एग्जैक्टली दिस सिस्मिक वेव्स इज। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? शेकिंग ऑफ अर्थ्स सरफेस, शेकिंग ऑफ अर्थ्स सरफेस, अर्थ्स सरफेस ड्यू टू रिलीज ऑफ, पहले लिख लेना साथ साथ, उसके बाद समझाता हूं। रिलीज ऑफ एनर्जी, ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट्रीब्यूटेड टू, छोड़ो इसको, ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। देखिए मेरे दोस्तों क्या होता है, यहां पे मान लीजिए ये एक सरफेस है और आप जैसे कई भावी जो धुरंधर हैं वो यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट आप सब लोग जानते हैं, बिल्कुल सही बात है, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस कह दो, ये लो सडन भी लगा देता हूं, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। देखिए मैं सीरियस हूं भाई, काम सीरियस चीज को पढ़ा रहा हूं, यहां मजाक करने थोड़ी आ रहा हूं। अगर सीरियस नहीं होता तो कपिल शर्मा के शो पे होता है ना। तो पढ़ाई सीरियस वाली है। देखो, अर्थक्वेक की जब बात आती है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब किसी को लगता है अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक भूकंप होता है बेटा। भूकंप होता है जब दुनिया हिल जाती है ना, और हालात भी बदल जाते हैं और जज्बात भी बदल जाते हैं। इस सिनेरियो के अंदर हमें जानना है ये क्यों आता है, तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा कभी कभी। वो क्या है कि जो धरती के नीचे अर्थ का इंटीरियर है उसके अंदर बहुत सारी प्लेटें होती हैं। कुछ होता है, मतलब ये मैं बोल रहा हूं, मान लो आज मान लो, कल बता दूंगा क्या है, ठीक है। यहां पे बहुत सारी प्लेट्स हैं। इस धरती के इंटीरियर से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इस धरती के इंटीरियर से ये एक पॉइंट है जहां से क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। सर एनर्जी रिलीज तो हो गई, बट ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? सर एनर्जी रिलीज होती है, किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अच्छा, वेव्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। हां सर, ये एनर्जी रिलीज हुई और यहां पे जाके स्ट्राइक की। ऊपर बैठ के मेरा बालक पढ़ रहा था, उसकी दुनिया हिल गई, राइट। पढ़ भी वो क्या रहा था? ज्योग्राफी। और उसको नहीं पता था जहां वो बैठा है वो जगह ऐसी है जहां पे अर्थक्वेक आया है। वेव्स की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज हुई, राइट। द पॉइंट, एक बात बताता हूं, ये है सरफेस, ऊपर वाला भाग जो है वो क्या है? सरफेस है। और ये है अर्थ का इंटीरियर, ये है अर्थ का इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर पॉइंट में जहां से एनर्जी रिलीज हुई है, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, या इसे ही हम कहते हैं हाइपोसेंटर। इसे ही हम क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर, या इसे कहा जाता है फोकस। फोकस या हाइपोसेंटर इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर, पॉइंट इंटीरियर टू द अर्थ, इंटीरियर टू द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में है, इंटीरियर टू द अर्थ, फ्रॉम वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? फोकस कहा जाता है।
देन मूविंग अहेड। इस पॉइंट से सबसे नजदीक जो पॉइंट होता है, जो सबसे नजदीक पॉइंट होता है, जहां पे जो कि सरफेस पे है, जो कि सरफेस पे है, इस पॉइंट को बोला जाता है एपिसेंटर। तो आज के बाद अपने जहन में एक बात तो बसा लें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एपिसेंटर एंड हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर धरती के नीचे है, एपिसेंटर धरती के ऊपर सरफेस पे है। एपिसेंटर ऊपर है और हाइपोसेंटर धरती के अंदर है। ठीक है। हाउ एनर्जी रिलीज एंड वाई, इतनी क्यूरोसिटी मत रख मेरे दोस्त। अभी एनर्जी कैसे रिलीज होगी 2 दिन में सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मुझे भी पता है हाउ रिलीज्ड, वाई रिलीज्ड, ये जो अंदर की भावनाएं हैं, इन सबको शांत करेंगे हम 1-2 दिन के अंदर। आज ही थोड़ी सब कुछ समझ में आ जाएगा, पहले दिन है। अभी थोड़ी पता था इससे पहले कि अर्थ के इंटीरियर में सिस्मिक वेव भी होती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें विद टाइम सारे आंसर मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि 24 क्लास के बाद इसका आंसर ना मिले आपको कि वाई एनर्जी रिलीज्ड एंड हाउ एनर्जी रिलीज्ड, तो मेरे को मैसेज कर देना। मैं डेफिनेटली ये बात की गारंटी देता हूं, मैं प्रारंभ में नहीं आऊंगा अगली बार। ठीक है। सो थोड़े समय तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, है ना। और दूसरी बात, अभी तक क्या था, आई वॉज मतलब जैसे आई एम इंडल्ज्ड इन दी ऑफलाइन क्लासेस मोर, एंड पूरा दिन भर क्लास होती है। यू आर मतलब तुम्हारी क्लास का जो सेगमेंट है, ये मेरा 3rd-4th सेशन रहता है दिन का। तो इस समय तक आप जो अपने सवाल रखते हैं, उन सवालों का थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें, है ना। जब आप सवाल अच्छे पूछेंगे तो मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। It would be really interesting for me to address your queries and doubts if they are up to the mark, right? So, अब हाँ, कई लोगों के बहुत अच्छे डाउट्स होते हैं कि डीपीपी कब तक आएगी। मैं अभी अपने घर पे फोन करके पूछता हूँ कि डीपीपी कब तक आएगी, क्योंकि मेरे घर से ही तो बन के आती है वो। डीपीपी कब तक आएगी? इंटीरियर और फोकस हाइपोसेंटर। अब एक बात बताता हूं, ये जो अर्थक्वेक है ये क्या रिलीज करता है? एनर्जी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब जो ये वेव्स होती हैं, इन्हीं वेव्स को, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन्हीं वेव्स को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हीं वेव्स को हम अर्थक्वेक वेव्स, इन्हीं वेव्स को हम अर्थक्वेक वेव्स, या इनको एक और नाम देते हैं सिज्मिक वेव्स। इनको और नाम दिया जाता है सिज्मिक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स या सिज्मिक वेव्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। वी कॉल देम एज अर्थक्वेक वेव्स एंड सिज्मिक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स एंड सिज्मिक वेव्स। जिनकी अगली क्लास है वो अगली क्लास जा सकते हैं, मतलब स्विच करने में कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। हाँ, बट ये वाला जो सेगमेंट है वो मैं कल रिपीट नहीं करूंगा, बाकी वाला कर दूंगा। सिज्मिक वेव्स एंड अर्थक्वेक वेव्स। अब हम इन वेव्स को समझने की कोशिश करें, व्हाट ऑल दीज वेव्स आर। लेट्स टॉक अबाउट दिस सिज्मिक वेव्स। सिज्मिक वेव्स का मतलब है ऐसी वेव्स जो कि रिलीज हुई अर्थ के इंटीरियर से, फोकस से, राइट। अब इन वेव्स को 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट टाइप ऑफ वेव्स इज body waves, then second we have is the surface waves, right? We have body waves and surface waves. अब इन नामों को समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी वेव्स क्या हैं। सर एक बात बताओ, दिस इज द अर्थ, है ना। इस अर्थ के इंटीरियर से एनर्जी निकली है यहां से, ये तो है सरफेस और ये है अर्थ की बॉडी। तो मतलब अर्थ के इंटीरियर में चलने वाली वेव्स को हम क्या कहेंगे? बॉडी वेव्स, राइट। वेव्स दैट आर ट्रेवलिंग, वेव्स ट्रेवलिंग इंटीरियर टू द अर्थ, ट्रेवलिंग इंटीरियर टू द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में जो ट्रेवल कर रही हैं, इंटीरियर टू द अर्थ, आर टर्म्ड एज अर्थ, आर टर्म्ड एज body waves, are termed as body waves.
राइट, इनको हम कहते हैं बॉडी वेव्स। उसके बाद अगर ये वेव्स चलते 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 सरफेस की रॉक्स के साथ इंटरैक्ट करेंगी, इफ दीज वेव्स, इफ बॉडी वेव्स interact with surface rocks, interact with surface rocks, then it is termed as surface waves। इसे क्या बोला जाता है? इसे हम surface waves के नाम से, then it is termed as surface waves, right? तब इसे हम surface waves के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखें। एक बात बताओ, अगर मुझे अर्थ के इंटीरियर को जानना है, तो दिमाग लगा के आप जवाब देंगे, अर्थ के इंटीरियर को जानना है तो मुझे हेल्प बॉडी वेव्स करेंगी या सरफेस वेव्स? टेल मी, if I want to know about the interior of earth, which type of waves will be helpful for me? Body waves or surface waves? Perfectly fine, exactly yes। चलो, ये जो मैं सवाल पूछता हूं उससे जवाब से ये तो पता लग जाता है कई लोग जिंदा हैं इस क्लास में, बाकी तो चलो आज ही पता लगा 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, उनमें से हैं। बहुत बढ़िया, लार्जली एवरीवन इज राइटिंग द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है। जो लोग सरफेस वेव्स लिख रहे हैं उनको अभी थोड़ा सा सरफेस से ऊपर उठ के देखना है कि ये जो अगर कोई वेव अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल कर रही है तो वही तो मुझे इंटीरियर की जानकारी देगी, जो बाहर है वो मुझे अंदर की जानकारी कैसे देगी? तो दीज वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल to provide information about interior of earth, IOE का मतलब होता है इंटीरियर ऑफ अर्थ। IOE मेरे दोस्तों इंटीरियर ऑफ अर्थ है। डन। उसके बाद ये जो सरफेस वेव्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरे दोस्तों? ये डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इस चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो मेरे को लार्जली कहां पे देखना पड़ेगा? बॉडी वेव्स को देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट पार्ट, आई एम गिविंग यू टाइम फॉर अ मिनट, जस्ट टू नोट इट डाउन। इसको नोट कर लें। बॉडी वेव्स डिस्ट्रक्शन नहीं कर रही हैं बच्चा। हां, देखा जाए तो वेव एक ही है। बिल्कुल, ये जो बोला वो व्यक्ति सही बोला। डन। 7 बजे क्लास है, 6:59 सेकेंड पे आई लीव यू। ठीक है, तो देर इज नो नीड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट, बॉडी वेव्स। अब मुझे जानकारी ही इंटीरियर ऑफ अर्थ की हासिल करनी है, तो आई विल बी केटरिंग द बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स क्या है उसको देखते हैं। बॉडी वेव्स को फर्दर 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। वन वी कॉल एज पी वेव्स। अभी सारी समझाऊंगा, ये मैं इंफॉर्मेशन आपको कल दूंगा, बट पहले इसकी फील लेते हैं कि क्या होती हैं पी वेव्स। ये हैं एस वेव्स। कुछ वेव्स तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्राइमरी वेव्स के नाम से जानते हैं, कुछ वेव्स ऐसी हैं जिन्हें हम सेकेंडरी वेव्स के नाम से जानते हैं। जो प्राइमरी वेव्स हैं उन्हें हम पी वेव्स भी कहते हैं
और जो सेकेंडरी वेव्स हैं उन्हें हम एस वेव्स भी कहते हैं, राइट। अब एक बात समझो बहुत ध्यान से, मैं सिस्मोग्राफ विस्मोग्राफ सब बताऊंगा, ध्यान से समझने। कई बार ऐसा होता है ना, आपसे कोई बोले कि भाई कल रात को ना भूकंप आया, तेरे को पता चला क्या? वो बोलेगा कि नहीं मुझे पता तो नहीं चला, मतलब वो बोला कि हल्के झटके महसूस हुए थे। मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन, फिर थोड़े दिन बाद मैं उससे मिला, मैं बोला यार भाई कल रात को तो भूकंप आया, मैं अपनी नींद से उठ गया। अच्छा। फिर 4-5 दिन बाद बोला कि भाई अगर आज मैं नींद से उठ के बाहर नहीं आता तो मैं नींद में ही ऊपर होता। तो ये जो चीजें हैं, दोबारा सुन लो, मैं दोबारा सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टोल्ड यू। पहला दिन आया कि भाई एक हल्के झटके तुझे महसूस हुए, मैंने बोला नहीं यार मुझे तो नहीं पता लगा। फिर बोला अगले दिन यार मुझे पता चला और मेरी नींद भी उड़ गई, और एक दिन अगर मैं नींद से ना उठ के नीचे आता अपने घर से तो मेरा कार्यक्रम तय हो जाता। ये जो 3 चीजें हैं जिसने मुझे कोई एहसास होने नहीं दिया, हल्के झटके जिसको बोलते हैं ना भूकंप के झटके महसूस किए गए, वो जो झटके महसूस किए गए वो कौन सी वेव्स हैं? पी वेव्स हैं। जिन्होंने आपको जगा दिया नींद से वो एस वेव्स हैं। और कई वेव्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आदमी सोते रह जाते हैं, उन्हें हम सरफेस वेव्स के रूप में भी देखते हैं। इस तरीके से भी आप इन्हें समझ सकते हैं, राइट। डन। So these are the surface waves. Basically my idea to tell you here is, जो मेरा आइडिया है वो ये है कि these are responsible for destruction. कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम किसके लिए यूज करते हैं? डिस्ट्रक्शन के लिए। एंड दीज पी वेव्स एंड एस वेव्स आर समथिंग वी कॉल एज द पार्ट ऑफ बॉडी वेव्स। इन्हें हम किस भाग से जानते हैं? बॉडी वेव्स के रूप में जानते हैं। तो बॉडी वेव्स हैं और सरफेस वेव्स हैं, राइट। सरफेस वेव्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। रेले वेव्स, ये कल बताएंगे आपको, एंड लव वेव्स। और आप जानते ही हो कि लव वेव्स हैं, लव है, डिस्ट्रक्शन है। अब आप देख लो आप किस दौर में जी रहे हैं। सो लव वेव्स एंड रेले वेव्स ये सरफेस वेव्स हैं। इनकी वजह से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इन सबको हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको बहुत गहराई से और बहुत ही अच्छे से ये जो चीजें मैंने आपकी क्लास के अंदर डिस्कस की हैं इन्हें बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। एंड आई होप द राइटिंग इज वेरी फाइन, द बोर्ड वर्क इज वेरी फाइन विद यू पीपल नाउ। आपको सारी चीजें मैंने लिख के बता दी हैं, क्या क्या इंटीरियर ऑफ अर्थ होता है, उसमें क्या सोर्सेस हैं, डायरेक्ट सोर्सेस क्या हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या हैं। देन वी नो व्हाई दिस इज सॉलिड एंड लिक्विड, व्हाट इज अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक वेव्स, सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं और बॉडी वेव्स क्या होती हैं। This is a humble request to those who has the freedom and liberty to write anything in this chat box. Please student बने रहें, संवाददाता ना बने यहाँ पे। और दूसरी बात ये आप मुझे प्लीज कल से ऑर्डर मत दिया कीजिए कि सर क्लास छोड़ दीजिए, 7 बजे क्लास है, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम 5:30 ही रहेगा। बिकॉज आई हैव माई क्लास टिल 5:15। आपकी क्लास से पहले मेरी एक 5:15 बजे तक क्लास होती है। तो 10-15 मिनट्स आई ऑल्सो नीड रेस्ट so that I can provide you with the best understanding of this concept, right? So please do revise it very thoroughly. कल हम इसके ऊपर और डेवलपमेंट करेंगे, इसे गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। और
रोज ये क्लास YouTube पे आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट. अगर ये क्लास पेड बैच में है तो डेफिनेटली दिस क्लास विल बी नॉट अवेलेबल ऑन YouTube फॉर एवरी डे. ये 2 क्लासेस हैं जो आपके लिए YouTube पे होंगी, राइट? और आप इन 2 क्लासेस के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा उसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा. आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई हैव इन माई हैंड एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड, राइट? सो साइनिंग ऑफ गाइज, थैंक यू so much for being there with me, and attend your economy class thoroughly, or good night, and please maintain the decorum as well as discipline in the class so that we can get good content in the coming times. Bye bye, good night, see you.